इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम अलजेब्रा का जो पहला यूनिट है, जो आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर में आपका जो अलजेब्रा पेपर है उसमें आपका जो यूनिट फर्स्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जो इसके पहले मैंने बताया था कि यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहला इसमें आप छोटा सा डिफिनीशन है डिवाइजर और फैक्टर। देखिए, पहले इधर का देखिएगा, इसको बाद में देखिएगा, पहले ये देख लीजिए। तो डिवाइजर और फैक्टर क्या होता है आपको पता है। जैसे मान लीजिए एक इंटीजर 6 है, एक इंटीजर 2 है। अगर 2 पता है आपको 6 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 इज अ डिवाइजर ऑफ 6 कहते हैं। इन जनरल आप यही जानते हैं ना कि डिवाइजर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करते तो वो उसका डिवाइजर हो जाता था। जैसे यहाँ पे 2 डिवाइड 6, तो 2 इज अ डिवाइजर ऑफ 6, ठीक है। तो अब देखिए, जो भी चीजें पढ़ेंगे उसको लैंग्वेज के फॉर्म में पढ़ेंगे। और अब आप वो वाली डिफिनीशन, ये एग्जांपल देना नहीं चलेगा, आपको हर चीज वेरिएबल में पढ़ना पड़ेगा। देखिए, आपको कुछ चीजें को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये देखिए आपकी एकदम नया पेपर है, ठीक है। आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। जैसे नया इसलिए, जैसे मान लीजिए आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका 12 से रिलेटेड होता है। इंटीग्रेशन कहीं पढ़ते हैं तो 12 से रिलेटेड होता है, बट इसका रिलेशन कहीं है ही नहीं। आप जो पढ़ के आए हैं, आपके लिए नया पेपर है। इसलिए अगर आपको देखिए, आपको अगर आपने 12th में पढ़ा होगा सेट्स, रिलेशन, उसमें सेट क्या होता है, सबसेट क्या होते हैं। अच्छा, इस सिंबल को क्या कहते हैं आपको पता होगा, इस फॉर ऑल कहते हैं इसको। उल्टा ए बना रहे हैं जो, इसको हम क्या कहते हैं, फॉर एवरी इसको कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से देयर एग्जिस्ट का सिंबल कैसे होता है, देयर एग्जिस्ट को उल्टा ही बनाते हैं, आपको याद होगा, इसको हम कहते थे देयर एग्जिस्ट। अगर आपने 12th में पढ़ा हो, 11th में या 12th में होता था ये, तो अगर आपने पढ़ा होगा तब तो ठीक है। अगर आपने ये छोटी छोटी चीजें नहीं जानते हैं कि इसको ऐसे अफसोनाम की तरह बनता है, इसको कहते हैं बिलोंग, किसी सेट में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, अगर ये सब छोटी छोटी चीजें क्लियर नहीं है तो आप या तो उसको आप पढ़ के थोड़ा आइए, या तो फिर वीडियो में आप कमेंट करिएगा, तो इस पे एक सेपरेट लेक्चर बना दिया जाएगा। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके 12th लेवल के हैं, बहुत बच्चे होते हैं जिनके यहाँ क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है वो सब चीजें, तो आपको नहीं पता होंगी, इसलिए हो सकता है कि ना बताया गया हो। बहुत जगह बहुत बच्चे तो प्रमोट हो गए हैं, उनको भी नहीं पता होगा। तो अगर आप बताएंगे तो आपको सेपरेट लेक्चर बना दिया जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजी है उसको यूज करेंगे अब आपके डिफिनीशन में, जो भी आपने 12th में 11th में पढ़ा है। तो आइए, जो पहला टॉपिक है आपका, इसको मत लिखिएगा, ये बस समझने के लिए मैंने लिखा है। इसको कहते हैं डिवाइजर और फैक्टर। डिवाइजर और फैक्टर जो आप जानते थे, जैसे मैंने बताया कि अगर 2 और 6 लेना है तो 2 और 6 को डिवाइड करता है। देखिए, डिवीजन का सिंबल ऐसे बना रहे हैं तो इससे आप घबराइएगा नहीं, इसका भी मतलब डिवाइड करना ही होता है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि उस वाले डिवीजन और इस वाले डिवीजन में क्या फर्क है, ठीक है। तो इसको कहते थे 2 इज अ डिवाइजर ऑफ 6 बिकॉज़ 2 इज डिवाइड 6। तो यहाँ पे अब लैंग्वेज के फॉर्म में क्या, अब हम जो भी चीज पढ़ेंगे वो इंटीजर के लिए पढ़ेंगे। देखिए, आपका जो पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर है, ठीक है। तो ये जो अभी आप थ्योरम प्रूव करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम, तो ये इंटीजर की ही प्रॉपर्टी ही चलेगी। तो जो भी कुछ बात करेंगे वो सब इंटीजर के लिए बात करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए एंड बी बी टू इंटीजर। कह रहा है कि ए और बी कोई दो इंटीजर हैं, सच दैट, मतलब इस तरह कि जो b वाला इंटीजर है, ये जो इंटीजर है ये नॉन जीरो है, b डज नॉट इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे b डज नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, मतलब b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। अरे इंटीजर क्या होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सब होता है इंटीजर, बट उसमें 0 नहीं हो सकता b की वैल्यू, और कोई भी हो सकता है। और a में ऐसा नहीं, एक 0 भी ले सकते हैं, ठीक है। b डज नॉट इक्वल टू 0, देन तब हम कहेंगे कि b इज कॉल्ड डिवाइजर और फैक्टर। देखिए, दो नाम है, डिवाइजर भी कहते हैं, फैक्टर भी कहते हैं, ऑफ और a, मतलब इस a का b डिवाइजर कब होगा, इफ देयर एग्जिस्ट। देखिए, देयर एग्जिस्ट को हम इस तरह भी लिखते हैं, कहीं कहीं हम ऐसे भी लिख देंगे। अब यहाँ वर्ड पे लिखा हुआ है देयर एग्जिस्ट, ठीक है। कभी कभी हम उल्टा ही भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ लिखा हूँ क्योंकि आपको जानना चाहिए। अभी मैंने बेसिक लिख दिया, बट ये ऐसे भी देयर एग्जिस्ट को उल्टा ही भी लिख दिया है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। इफ देयर एग्जिस्ट t बिलोंग्स टू z, अगर एक ऐसा कोई इंटीजर t का मतलब है कोई दूसरा इंटीजर t बिलोंग करे z में, सच दैट, इस तरह कि हम इस इंटीजर a को b into t के फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर ऐसा लिख पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा लिख पाते हैं तो हम कहेंगे कि b जो है वो a का डिवाइजर है,
ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, b डिवाइड a, ठीक है। देखिए आप कैसे समझेंगे इस चीज को, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल समझाते हैं, जो भी लिखा है उसको एग्जांपल समझाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल समझने के लिए बता रहा हूँ, एग्जांपल नहीं लिखेंगे कोई जरूरी नहीं है, बट आप समझिए कि क्या इसका मतलब है। जैसे मान लीजिए आपने एक इंटीजर लिया 2 और आपने एक इंटीजर लिया 6 बिलोंग्स टू z। जैसे मान लीजिए कि ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई, b नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो है, ठीक है। ऐसे इसको इधर कर लीजिए, इसको 2 लीजिए, इसको 6 लीजिए, तभी तो 2 डिवाइड करेगा। b इज डिवाइजर दिखाना है ना, b इज कॉल्ड अ डिवाइजर। b हम कहेंगे 2 6 का डिवाइजर कब होगा, ठीक है, वही तो लिखा है b इज कॉल्ड डिवाइजर ऑफ a, मतलब 2 6 का डिवाइजर कब होगा, इफ देयर एग्जिस्ट t बिलोंग्स टू z। मतलब एक ऐसा इंटीजर कोई मिलना चाहिए z में, मतलब इंटीजर में ही मिलना चाहिए, बिलोंग्स, इसको बिलोंग पढ़ते हैं इस तरह से कि a इक्वल टू b इंटू टी के फॉर्म में लिखते हैं। मतलब क्या है कि इस 6 को हम 2 तो दिया ही था, ऐसे इंटीजर से ऐसा एक इंटीजर यहां मिलेगा, ठीक है, तो क्या मिलना चाहिए, 3 मिलेगा। तो देखिए t की वैल्यू यहां पे क्या है, 3 है, ठीक है। तो एक ऐसी t की वैल्यू 3 मिली जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर ऐसा होल्ड हो जाता है, ठीक, ऐसा t मिली है, t अगर t की वैल्यू मिली है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है कम से कम एक ऐसा मिले, एक मिलना चाहिए, ठीक है, मिल गया और t को ऐसे रख दिए। जैसे यहाँ क्या है, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 2 है और 3t की वैल्यू हो गई, तो हम इस तरह इसको लिख दिए। तो इसका मतलब हम 6 को इस तरह लिख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, तब हम कहेंगे कि ये जो 2 है वह 2 क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे 2 इज अ डिवाइजर ऑफ 6। इस तरह यहाँ पे कहते थे b इज कॉल्ड अ डिवाइजर ऑफ, तब हम कहेंगे b इज अ फैक्टर ऑफ, कहते थे। तो यहाँ पे हम 2 को कहेंगे फैक्टर ऑफ 6, और डिनोट कैसे करते हैं, b डिवाइड a, तो यहाँ पे 2 डिवाइड 6, अभी तो कहते हैं 2 इज डिवाइजर ऑफ 6, ठीक है। तो वही बात को मैं एग्जांपल समझाया हूं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए होता क्या है कि वर्ड में जल्दी समझ में नहीं आता, बट जैसे ही कोई एग्जांपल नहीं कोई बताता है तो चीजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो आप इसको लिखना चाहते लिख सकते हैं, 6 और 2 कोई दो इंटीजर अच्छे से लिखवा देना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने 6 और 2 दो इंटीजर लिया, ठीक है, सच दैट इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 इक्वल टू 2.3 वेयर 3 बिलोंग्स टू z, ठीक है। अब इसका मतलब है सो 2 डिवाइड्स, इसको बोलते हैं 2 डिवाइड 6, इसको बोलते हैं 2 डिवाइड 6, मतलब 2 इज अ डिवाइजर ऑफ 6। इसको इस तरह स्लैश बनाया है, बीच में डंडा सीधा लाइन, इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, तो क्या लिखे हैं यहाँ पे, यही चीज तो लिखा है। तो ये है डिवाइजर और फैक्टर की डेफिनेशन। अब आइए जो आपका मेन जो आपको थ्योरम प्रूव करना है, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसलिए मैं इसका प्रूफ कराऊंगा। पहले आप स्टेटमेंट देखिए, उसके बाद इसका प्रूफ कराते हैं। थ्योरम का नाम है डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम, थ्योरम का नाम है डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम, ठीक है। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ a इज एनी इंटीजर, इफ a इज एनी इंटीजर, सबसे पहले क्या है, मैंने एक इंटीजर, a कोई एक इंटीजर है, ठीक है, एंड b इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखिए b जो है उस पे कंडीशन लगा दी है कि b पक्का पॉजिटिव होगा, मतलब b हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव में हम 0 नहीं लेते हैं, 0 से बड़ा लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब b पे a कंडीशन नहीं है, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हैं, बट b के केस में लगा दिया कि b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। देन देखिए देन देयर, देखिए यहां पे मैंने लिखा है देयर एग्जिस्ट का सिंबल, देखिए ऐसे लिखा है, ऐसे इसको देयर एग्जिस्ट बोलते हैं, तो लिख लीजिएगा देयर एग्जिस्ट। बहुत लोगों को नहीं पता होगा इसलिए बता रहा हूं, तो अगर पता होगा तो अच्छी बात है। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r, देखिए q और r, अगर a कोई इंटीजर है, b कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमें यूनिक इंटीजर q और r मिलेगा
सच दैट a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो मतलब हम इस a इंटीजर को बी क्यू प्लस आर में लिख सकते हैं, मतलब b इंटू क्यू प्लस आर, जहां पे q और r ऐसे इंटीजर दो एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। इसको हम इस तरह दिखा सकते हैं, ठीक है। और जहां पे जो ये r है वो r जो होगा वह वेरी करेगा, कहां से, 0 से बड़ा होगा r और b से छोटा होगा, छोटा या उसके बराबर होगा। तो हमें इस चीज को प्रूफ करना है, और इसमें देखिए यूनिकनेस भी प्रूफ करेंगे, क्योंकि बोल रहा है कि Q और R को यूनिक मिलेगा। यूनिक का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि Q और R दो दो वैल्यू मिल जाएगी, Q1 Q2 मिल जाए, दो दो नहीं मिलेगा, एक एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये थी इसकी स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट एक बार फिर से पढ़िए कि A कोई इंटीजर है, B कोई, अब दो तीन बार पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा बात क्या कह रहा है, ठीक है। आपको नहीं समझ में आए जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे इस चीज को एग्जांपल समझ सकते हैं क्या कह रहा है ये। जैसे एग्जांपल से मान लीजिए, क्योंकि मैं एग्जांपल बताता हूं वो क्या कह रहा है। जहां पे देखिए Q और R है ना, Q का मतलब क्वोशंट्स है उसके, और R का मतलब रिमाइंडर्स है, ठीक है। ये Q और R मिल रहे हैं कि Q का मतलब क्वोशंट्स है और R का मतलब रिमाइंडर्स है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा, जैसे मान लिया हमने 6 और 2 लिया था इंटीजर दो, ठीक है। दो आपने 6 और 2 इंटीजर लिया था। अब हम 6 को दिखा सकते हैं 2.3 प्लस 0, यहाँ पे ये Q का काम कर दिया, यहाँ पे R का काम कर दिया, बट ये तो होल्ड नहीं होगा, क्योंकि हमने तो R को 0 ग्रेटर, R की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। R की वैल्यू जितनी, ये वाली कंडीशन होल्ड नहीं करेगी, इसके लिए कोई दूसरा Q और R आपको खोजना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 2 लिख दिया, अब यहाँ पे 3 और R की वैल्यू खोजनी पड़ेगी, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, खोजनी पड़ेगी। उसके लिए आपको फिर मैं बताऊंगा आगे, जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा। तो मैं कहने का मतलब क्या था, Q और R की वैल्यू क्या होती है, क्वोशंट होती है, रिमाइंडर होती है। अभी जब हम क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन भी कराया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कैसे हो रही है वैल्यू। तो देखिए, तो यही चीज हमको दिखाना है कि किसी इंटीजर को हम मतलब Q और R के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया ना, प्लस करके लिख रहे हैं तो उसको लीनियर कॉम्बिनेशन, दो इंटीजर के लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाएंगे। तो आइए इसका हम प्रूफ देखते हैं कि कैसे इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको प्रूफ देखते हैं। तो आइए अब हम इसका प्रूफ देखते हैं कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। एक चीज आप सही कर लीजिएगा, देखिए जो ये इक्वलिटी का साइन b पे लगा है, यहाँ पे नहीं, ये 0 पे लगेगा, ठीक है। वो मैंने मिस्टेक से लिख दिया था। जैसे r जो वैरी कर रहा है ना, वो 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, लेस देन भी होना चाहिए। इसी तरह वो मैंने लिखा था एग्जांपल 6 इक्वल टू 2.3 प्लस 0 लिख सकते थे। ये Q का काम करेगा, ये R का काम करेगा, ये मैंने सही लिखा था। यहाँ पे गलत था, क्योंकि ये R जो है ना वो 0 से या 0 से बड़ा होना चाहिए, B से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये एग्जांपल देखिए मैंने दिखा भी दिया यहाँ पे लेके, ठीक है। अब आते हैं प्रूफ पे, आप कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए सबसे पहले दिया क्या है आपको सबसे पहले दिया क्या है थ्योरम में, कहा है कि एक इंटीजर है कोई, b भी कोई इंटीजर है, जहां पे b जो है वो पॉजिटिव है। तो हमने दिया गिवन, एक मिनट रुकिए फिर से लिखते हैं। आपको दिया क्या है पहले, तो आप ये लिखिए। सबसे पहले आपको क्या दिया था, गिवन दैट a, b बिलोंग्स टू z, मतलब a और b कोई दो इंटीजर है, इस तरह से है, सच दैट जहां पे b क्या है, पॉजिटिव है, इस तरह से कि b पॉजिटिव है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां तक चीज तो दिया था, अब हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक इनफाइनाइट सेट ले रहे हैं। लेट अस कंसीडर हम एक इनफाइनाइट सेट अपने से डिफाइन करें। लेट अस डिफाइन अ इनफाइनाइट सेट, हम एक इनफाइनाइट सेट को डिफाइन कर रहे हैं। देखिए हमने एक इनफाइनाइट सेट लिया, ठीक है, उस इनफाइनाइट सेट का नाम हम A दे दिए। लेट अस डिफाइन एन इनफाइनाइट सेट A सच दैट, अब A सेट कैसा है उसके बारे में देखते हैं। देखिए यहां तक चीजें तो आपको दी हुई थी, A, B इंटीजर थे, गिवन एनी इंटीजर जहां पे B पॉजिटिव है ये भी बता दिए। अब हमने एक सेट डिफाइन किया A, ठीक है। A के अंदर कैसे एलिमेंट आ रहे हैं, A माइनस BX टाइप के एलिमेंट आ रहा है, जहां पे A और B आपको पता है इंटीजर है, और X भी क्या है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये आपका हो गया डिफिनीशन, ठीक है।
देखिए यहाँ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड, इसको आप सही कर लीजिए। आपको पता है ही यहाँ पे कि ए और बी, ए माइनस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड। देखिए क्या क्या है, देखिए ए और बी आपको पता है कि इंटीजर जेड का ही एलिमेंट है। इसको हमने एक इनफाइनाइट सेट लिया a माइनस बी एक्स टाइप का। देखिए a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, ठीक है, a और b इंटीजर है और x भी इंटीजर। मैंने यहाँ माना कि जो ये x मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ वो इंटीजर से आ रहा है, वो भी एक इंटीजर सेट से आ रहा है। तो मान लीजिए b भी इंटीजर है और x भी इंटीजर है, तो दो नंबर अगर दोनों इंटीजर है उनका प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा। a भी इंटीजर है तो ये भी इंटीजर हो, ये क्वांटिटी इंटीजर है, ये भी इंटीजर हो गया, तो दोनों का डिफरेंस भी इंटीजर होगा। दो अगर इंटीजर हैं उनका डिफरेंस भी इंटीजर होगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सेट दिया हुआ है, जो हमने सेट कंसीडर किया a इक्वल टू, इस सेट के अंदर a माइनस बी एक्स टाइप के एलिमेंट आ रहा है, ये जो सेट है वो सारे इसमें इंटीजर टाइप के एलिमेंट आएंगे, ठीक है। इसके अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे, इंटीजर टाइप के एलिमेंट आएंगे। तो ये इंटीजर टाइप का एलिमेंट आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है वो इंटीजर वाले सेट के अंदर क्या होगा, कंटेन होगा, सबसेट होगा उसका। सबसेट समझते हैं ना कि सेट के अंदर इसमें हम सारे एलिमेंट इंटीजर टाइप के आएंगे, तो इंटीजर टाइप के जब एलिमेंट सारे आएंगे तो इंटीजर का सबसेट हुआ। जो सेट ऑफ इंटीजर है टोटल, देखिए सेट जेड का सिंबल है, इसके अंदर क्या, देखिए जेड को ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो जेड ऐसे नहीं बनाएंगे आप, ठीक है। इसका मतलब तो और भी चीजें हो जाएंगी, जेड मतलब जेब्रा भी हो सकता है, जीडेक्स हो सकता है, और भी चीजें हो सकती है इसका मतलब। इसलिए हम मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन, जैसे आप रियल नंबर को आप लोग आर ऐसे दिखाते होंगे इस तरह, ये ऐसे नहीं दिखाते हैं, क्योंकि आर का मतलब रेड भी होता है, आर का मतलब और किसी का नाम हो सकता है, बट इसका मतलब रियल नंबर है। तो मैथमेटिकल प्रेजेंट, इसलिए मैं जेड को ऐसे लिख रहा हूं हर जगह। ये मत सोचिएगा कि उसको नॉर्मल लिखेंगे तो कई प्रोफेसर नहीं सेटिस्फाई में काट देंगे सीधे उसको, ठीक है। तो आप सही लिखिए, आप गलत मत लिखिए, ठीक है। तो अब जाहिर बात है कि ये जो इंटीजर का कलेक्शन है, तो ये सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो ये आप इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको, ये जो इक्वेशन 1 मान लीजिए, और एक और सेट कंसीडर करिए, लेट अस कंसीडर लेट बी बी एनी, एक दूसरा सेट लिया हमने बी बी एनी सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब बी एक सेट और कंसीडर किए जो नॉन नेगेटिव इंटीजर कलेक्शन है। यहां पे तो सब इंटीजर थे, यहां पे तो सारे इंटीजर कलेक्शन है। अब बी जो सेट ले रहे हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर कलेक्शन है, बी जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर का कलेक्शन है, ठीक है। बी बी यानी सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर एलिमेंट ऑफ नॉन नेगेटिव एलिमेंट ऑफ A such that A B यानी कहाँ given by B equal to A minus BX greater than 0 such that for all x belongs to Z। देखिए क्या मैंने लिखा है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया था। अब हमने एक B सेट लिया, B जो सेट है वो नॉन नेगेटिव सेट है, नॉन नेगेटिव एलिमेंट का कलेक्शन है। नॉन नेगेटिव एलिमेंट का मतलब समझते हैं आप, 0 है 0 से बड़ा, देखिए एक पॉजिटिव एलिमेंट होता है, पॉजिटिव का मतलब होता है 0 से बड़ा, और नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कि नेगेटिव नहीं, नेगेटिव नहीं मतलब 0 तो इंक्लूड होगा उसमें ना। इसका मतलब क्या होगा कि B हमने एक नॉन नेगेटिव एलिमेंट का कलेक्शन लिया जो कि A का ही सबसेट है। देखिए इसमें B में कैसे एलिमेंट आ रहा है, a माइनस बी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 है 0 से बड़े कोई तो नॉन नेगेटिव का कलेक्शन कहेंगे। तो हमने एक B सेट कंसीडर किया। अब आप ध्यान से देखिए A और B में सिर्फ नॉन नेगेटिव एलिमेंट आ रहा है और A में क्या आ रहा है, नॉन नेगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, सब आएगा, नेगेटिव भी आएगा, ठीक है। तो इसका ये सबसेट, ये इसका सबसेट हो सकता है। हमने जो सेट कंसीडर, देखिए ये भी सेट कंसीडर किए हैं, आप ये मत सोचिए कहीं से भी नहीं है, लेकिन लेटर अपने से सेट माने हैं। कोई चीज प्रूफ करने के लिए हम सपोजिशन करते हैं। अब आपको अभी नहीं समझ में आएगा, जब आप थ्योरम प्रूफ करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा क्यों ऐसा किया गया है, ठीक है। तो पहले थोड़ा सब्र करके समझिए क्या हो रहा है। पहले सबसे पहले एक सेट A लिए, उसके लिए कंडीशन दिखा दिए, फिर हमने B सेट लिया, B जो सेट लिया वो ऐसा सेट लिया कि A का ही एलिमेंट उसमें आ रहा है,
ए का कैसा एलिमेंट आ रहा है, नॉन नेगेटिव एलिमेंट आ रहा है। देखिए इसीलिए देखिए इसमें डिफिनेशन में अंतर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो का साइन आ रहा है, इसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट इसमें आ रहा है, मतलब पॉजिटिव या जीरो, जीरो या जीरो से बड़ा एलिमेंट कहने का ये मतलब है, ऐसे आ रहा है। तो ये क्या होगा, एक तरह से ए का सबसेट हुआ ना, ए का सबसेट हो सकता है, क्योंकि भाई ये सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, क्योंकि इसमें तो नेगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, जीरो भी आ रहा है, और इसमें सिर्फ पॉजिटिव और जीरो लिए है, नेगेटिव नहीं लिए है। तो इसका मतलब ये तो बी सबसेट हो जाएगा ए का। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। आगे अब आगे देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। यहां तक तो आप कर लिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। थ्योरम थोड़ा लंबा है, ये लंबे मार्क्स में भी आता है, तो आपको सब्र करके समझना पड़ेगा, और वीडियो को 2-3 बार आप जब देखेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। चीजें नहीं क्लियर हो रही है तो 2-3 बार उसको देखिए, 2-3 बार कॉपी पेपर लिखिए, क्योंकि आप लोग के लिए तो ये एकदम नया होगा, अब समझ में भी नहीं आता, क्योंकि सब कुछ ABCD में चल रहा है, सब कुछ नया लगा होगा, बट अब सब्र रख के हो सकता है। और देखिए अगर भागेंगे ना, रट्टा मारेंगे, सिर्फ रट लेंगे, देखिए हम समझ में नहीं आपको आ रहा होगा, कितना भी समझाएंगे तो नहीं आता है, हम लोग के साथ भी ऐसा होता था। पर जैसे जब आप किसी से पीछे लगे रहेंगे, अभी नहीं आएगा, फिर अगले सेमेस्टर में भी इससे रिलेटेड पढ़ना है, तो छोड़िए मत, पेपर पढ़ते रहिए, कुछ तो आएगा, ऐसा है नहीं कुछ भी लिखेंगे तो आएगा नहीं। इतना मैं बता रहा हूँ तो कुछ आपको समझ में आएगा, कुछ अपने साथ समझेंगे, तो बने रहिए तो आपको समझ में आएगा। और अगर छोड़ देंगे तो फिर आगे फिर कंपटीशन वगैरह नहीं निकल पाएंगे, तो क्योंकि रट्टा मार के तो आप एग्जाम पास कर लेंगे DDU, बट एग्जाम वगैरह DDU या कहीं के भी जिस भी यूनिवर्सिटी के आप हो, एग्जाम तो पास कर लेंगे, बट उसके बाद क्या करेंगे, कोई भी एग्जाम देंगे उसमें आएगा तो दिक्कत होगी आपको, ठीक है। इसलिए अच्छे से समझिए, और जितना आए समझ उतना प्रयास हो करिए समझने का, कुछ तो आएगा समझ में आपको, ठीक है। तो अब उसका क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं कि हम एक एलिमेंट लेते हैं R, लेट R be any list element of, let R be any list element of the set A, list element of the set A, list element of the set A and R greater than or equal to 0। हमने क्या किया, R एक एलिमेंट लिया सेट B का, सेट B का आप एलिमेंट ले लीजिए, और जो R लिया है वो 0 या 0 से बड़ा होगा। अब आप कहेंगे कि 0 या 0 से बड़ा, देखिए जो आपको प्रूव करना था उसमें आप देखिए कैसे हम प्रूव कर रहे हैं, अभी आपको समझ में आएगा। A इक्वल टू BQ प्लस R आपको प्रूव करना है ना, A इक्वल टू BQ प्लस R आपको प्रूव करना है, जहां पे R की वैल्यू क्या है, 0 या 0 से बड़ी है। तो अभी देखिए ये चीज प्रूव कर रहे हैं 0 या 0 से बड़ी के लिए, ये वाली चीज प्रूव कर रहे हैं। फिर एक और कंडीशन लेंगे, उसमें ये लेस देन वाली चीज प्रूव करेंगे, जब दोनों प्रूव कर देंगे तो काम का हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हमने R एक लिस्ट एलिमेंट लिया और R ग्रेटर देन इक्वल देन 0 लिया, ठीक है। तो A का अगर B का एलिमेंट है, एलिमेंट B से लेना, तो B में कैसा एलिमेंट आ रहा है, A माइनस BX टाइप का एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि R की जो वैल्यू है वो कोई A माइनस BX टाइप का होगा, भाई R की वैल्यू कोई A माइनस BX टाइप की होगी, जो कि ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। अब इस हम x को किसी q से रिप्लेस कर देना है, ये R को हमने देखिए x को हमने q से रिप्लेस किया, इस x को हम किसी q से रिप्लेस कर रहे हैं, फॉर सम q इक्वल टू x बिलोंग्स टू z। देखिए q भी इंटीजर ही है, x भी इंटीजर ही चल रहा था, तो हमने q को x से रिप्लेस किया। देखिए q को x से रिप्लेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रूफ ध्यान से देखिए q के फॉर्म में डालना है, ठीक है। और r क्या है, ग्रेटर देन इक्वल देन 0 चल रहा है, यहाँ पे लिख लीजिएगा r क्या है, r देखिए कंडीशन लिया है, r ग्रेटर देन इक्वल देन 0 के लिए चल रहा है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, bq प्लस r हो जाएगा, ठीक है, जहां पे r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल देन 0। ध्यान से देखिए, सबसे पहले देखिए r हमने एलिमेंट लिया है इसमें b में, ठीक है, जहां पे और कंडीशन लगाया कि r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, होगी भी कंडीशन लगाए क्या भाई, अगर b का एलिमेंट है और b का सबसे छोटा एलिमेंट है, तो b का सबसे छोटा एलिमेंट होगा 0 होगा,
इसमें बी में ग्रेटर देन इक्वल देन 0 एलिमेंट आ रहा है, तो आर जो एलिमेंट है हमें सबसे लीस्ट एलिमेंट, लीस्ट का मतलब सबसे छोटा एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा एलिमेंट क्या होगा, 0 या उससे बड़ा होगा, मिनिमम 0 हो सकता है, तो इसीलिए आर ग्रेटर देन 0 तो होना ही है, मानेगा इसमें तो है ही वो, अगर ग्रेटर देन इक्वल देन 0 ही होगा तो r इक्वल टू a माइनस bx, क्योंकि r की वैल्यू कैसी होगी, a माइनस bx फॉर्म में तो होगी, क्योंकि इसका एलिमेंट आ रहा है ना b का, और ये ग्रेटर देन 0 ही है। r इक्वल टू हम x को किसी q से रिप्लेस कर दिए, भाई x था उसको हम x को किसी दूसरे वेरिएबल q से रिप्लेस कर दिए, a माइनस bq रहेगा। अब इस bq को इस साइड लेते हैं, a इक्वल टू bq प्लस r ग्रेटर देन इक्वल देन 0 के लिए। तो ये देखिए आधी कहानी प्रूफ हो गई आपकी, r ग्रेटर देन इक्वल देन 0 के लिए प्रूफ हो गया। अब हमें क्या करना है कि r लेस, ये यहां मैं लगा रहा हूं, अब हमें दिखाना है कि r की वैल्यू लेस देन b के लिए भी ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान 2 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिएगा, ये 1 था, ये 2 इक्वेशन होगा, ये इक्वेशन 2 होगा ना आपका, ये इक्वेशन 3 है। अब आइए अब अगला प्रूफ करते हैं, आगे प्रूफ करते हैं। अब हमें दिखाना है कि r लेस देन b, तो r लेस देन b कैसे दिखाएंगे उसको देखते हैं। देखिए ये थोड़ा थ्योरम बड़ा है और देखिए इसलिए वीडियो भी बड़ी है, क्योंकि हम एक एक चीज समझा रहे हैं, अगर सीधे नोट्स ही देना रहता तो कुछ भी लिख के दे दिया जाता, बट चीजें एक एक चीज समझाई जा रही है ताकि आपको समझ में आए। हम लोग के टाइम जब हम लोग पढ़ते थे तो चीजें समझ में ही नहीं आती थी क्या हो रही है, बहुत से प्रोफेसर लिख के, बहुत लोग हेल्प भी किए, बहुत लोग ऐसे लिख के चले गए, नहीं समझ में आता था। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझ में आएगा। अब हमें क्या लिखाना है, नाउ वी हैव टू प्रूफ, नाउ वी हैव टू प्रूफ r लेस देन b, हमको यही ना प्रूफ करना है, ये तो प्रूफ ही कर दिए बड़े वाले के लिए, ये इतना कंडीशन प्रूफ हो चुका है आपका, इतना प्रूफ हो गया, ये दिखाना है, तो ये दिखाना है कि नाउ वी हैव टू प्रूव r लेस देन b, नाउ वी हैव टू प्रूव r लेस देन b, ठीक है। तो अब देखिए एक आप मेथड पढ़े होंगे, अगर पढ़े ना हो तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में क्या होता है, हमें कोई चीज अगर प्रूफ करनी होती है तो हम उसका उल्टा मान के चलते हैं, हमें कोई चीज अगर प्रूफ करनी है तो हम उसका उल्टा मान के चलते हैं और सब सही सही करते चले जाएंगे, फिर बाद में पता चलेगा कि हम जो माने हैं वही गलत है, हमारा एजम्पशन ही गलत है। तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। किसी चीज को सही साबित करने के लिए हम उसका उल्टा मान के चलेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि सूर्य जो है वो पूरब से उगता है, तो हम मान के चलेंगे कि सूर्य जो है वो पूर्व से उगता ही नहीं, इसका मतलब पश्चिम से उगता होगा, और ऐसे ही करके कुछ कंडीशन बनाएंगे, फिर कंडीशन से पता चलेगा कि हम मान ही गलत हैं। इसका मतलब जब मान ही गलत है, इसका मतलब सूर्य पश्चिम से नहीं पूर्व से ही निकलेगा, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चन में भी ऐसे करते हैं, तो इस मेथड को हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करें, आपकी बात ही को गलत साबित कर दे, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ दिखाना है, अब ये प्रूफ r लेस देन b, तो हम क्या प्रूफ करेंगे, इफ पॉसिबल, अब हमें प्रूफ करेंगे क्या, इफ पॉसिबल, हम मान लेंगे कि पॉसिबल लेट r ग्रेटर देन b, हम मान लेंगे कि r जो है वह b के इक्वल नहीं है, ठीक है। हमें प्रूफ करना कि r लेस देन b दिखाना है, तो हम मान लिए कि r जो है वो लेस देन b नहीं है, कि काटे हैं, ये देखिए काटे हैं, ये लेस देन b था, इस पे ऐसे काट दिए, इसका मतलब r डज नॉट लेस देन b, इसका ये मतलब हो गया कि लेस देन b नहीं है वो, ठीक है। तो लेस देन b नहीं, अगर कोई चीज छोटी नहीं दे सकते तो बड़ी होगी, तो इसका इंप्लाइज क्या करती है कि r जो होगी या तो बड़ी होगी या तो बराबर होगी। भाई अगर दो नंबर है या तो अगर छोटा नहीं है तो या बड़ा होगा या तो बराबर होगा, यही ना होगा, ये नहीं होगे तो वही चीज हमने ग्रेटर देन इक्वल देन होगा। इसका मतलब क्या, ये बात से क्या इंप्लाई हो रहा है कि r या तो बड़ा या बराबर होगा। इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, इस उसके लिख सकते हैं आप b को इधर लेते आइए, तो इसको लिखेंगे तो r माइनस b ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख सकते हैं आप, ठीक है। और r की वैल्यू आपने यहां से, अभी r की वैल्यू आपने पढ़ा a माइनस bq के इक्वल है, तो ये इस r की वैल्यू यहां पे यूज कर दीजिए, a माइनस bq माइनस r ग्रेटर देन 0, ठीक है। देखिए r की वैल्यू को a माइनस bq से रिप्लेस किया गया है, देखिए r की वैल्यू यहां पे पढ़ाई गई है,
इसी वैल्यू को यहाँ पे हमने यूज कर दिया। ठीक है, अब देखिए बी वाले टर्म को एक साथ कर लीजिए, बी वाले टर्म को एक साथ कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ए यहां से कॉमन लेंगे आप तो अंदर हो जाएगा q प्लस 1 इंटू बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इस q प्लस 1 को किसी दूसरे इंटीजर से रिप्लेस कर देते हैं। देखिए हमने इसको रिप्लेस कर दिया q डैश b ग्रेटर देन 0 वेयर q प्लस 1 को हमने माना है q डैश। ठीक है, देखिए हो क्या रहा है, a माइनस बी को हमने रिप्लेस किया, फिर इस b को एक कंपेयर कर लिया, b की वैल्यू एक साथ कर ली तो q प्लस 1 डॉट b हो गया। देखिए अब q प्लस 1 हमें बनाना था ये वाला फॉर्म, bq वाला फॉर्म बनाना है, तो हम इस q प्लस 1 को किसी दूसरे इंटीजर से रिप्लेस कर दिए, तो दूसरा इंटीजर क्या लिया, q डैश लिया। ठीक है, q डैश लिख दिए, इस q प्लस 1 को q डैश मान लिए और q डैश यहाँ लिख दिए a माइनस q डैश b। ठीक है, अब आपको पता है ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल देन 0 चल रही है ना हर जगह, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब ये ग्रेटर देन इक्वल, इसका मतलब ये वैल्यू भी कहां जाएगी, जब ये वैल्यू बड़ी है 0 या 0 से, इसका मतलब वो किस सेट में जाएगा, बी सेट में जाएगा। ठीक है, ये सी सेट बी में जाएगा और a माइनस q डैश b अगर b सेट में जा रहा है तो ये माइनस q डैश b कहां से आया है, इस r माइनस b से ही तो आया है। अरे भाई यहां तक तो आप समझ गए होंगे, भाई ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है। आपने जो b सेट बनाया था, ध्यान पीछे जाके नोट्स देखिएगा, b जो सेट बनाए थे उसमें हम पॉजिटिव कहीं तो कलेक्शन लिए थे, तो ये एलिमेंट पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव है उससे बड़ा आ रहा है, 0 0 से बड़ा आएगा, तो इसका मतलब ये भी तो इस b सेट के अंदर जाएगा, b जो सेट आप लिया था उसमें आप देखिएगा। तो अगर ये इसमें जा रहा है तो ये भी तो उसी के अंदर जाएगा, इस r माइनस बी तो इस b सेट में जाएगा। आप कहेंगे r माइनस बी कैसे जाएगा, अरे भाई r माइनस बी को ही तो सॉल्व करके ये लाए हैं a माइनस q डैश b, r माइनस बी को ही तो r माइनस बी तो ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है, r माइनस बी ही तो ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है, तो अगर ये है तो ये भी जाएगा इसके अंदर, क्योंकि b तो पॉजिटिव का ही कलेक्शन है। ठीक है, तो यहां तक ये हो गया। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं, इसको कंडीशन सेकंड मान लीजिएगा। ठीक है, कंडीशन सेकंड है, कंडीशन थर्ड है ना, थर्ड को माने 4 मान लीजिएगा, इसको आप 4 मान लीजिएगा, थर्ड माने यहाँ पे ना, इसको 4 मान लीजिएगा, 4 कंडीशन है। ठीक है, 4 कंडीशन। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए लास्ट चल रहा है, ज्यादा नहीं है, अब हो गया आपका प्रूफ, ये कंप्लीट होने वाला है। बस आधी कंडीशन हमने दिखाई दी है, आधी बची हुई है दिखानी। तो देखिए r माइनस बी बिलोंग हो गया b से। अब देखिए फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, देखिए 4 कंडीशन ये है। ठीक है, थर्ड कंडीशन फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से आप क्या देखेंगे, फोर्थ से एक आपको मिल रहा है, थर्ड से आपको क्या मिला था, थर्ड वाला भी नोट कर लीजिएगा आप। देखिए फोर्थ से आपको मिला r माइनस बी बिलोंग्स टू b, और क्या मिला आपको r माइनस बी बिलोंग्स टू b है, इसका मतलब क्या हो गया, r माइनस बी ग्रेटर देन 0 होगा। अरे भाई r माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल देन, r माइनस बी बिलोंग्स टू b है, तो r माइनस बी हमको कैसा मिला है, ग्रेटर देन इक्वल देन 0 मिला है। ठीक है, और आपने इसके पहले प्रूफ किया, इसके पहले आपने प्रूफ किया कि r जो है आपका यहाँ से अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, r जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल देन b होगा, r जो होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल देन, इसको जब थोड़ा सॉल्व करेंगे उधर भेजेंगे तो r ग्रेटर देन इक्वल देन b होगा। ठीक है, आपने r को माना कि लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, आपने r को लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर माना। लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकता है, 0 होगा, इससे छोटा तो इंटीजर हो ही नहीं सकता ना। r माइनस बी में r लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर था, r मैक्सिमम कितना छोटा हो सकता है, b सेट का कलेक्शन था। आप ध्यान से देखिएगा प्रूफ में, तो 0 ही हो सकता है उसमें, r की वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो सकती है। तो हमने माना, मान लीजिए r की वैल्यू आप 0 ले ली, सपोज दैट r की वैल्यू आप 0 ले लिए, और b भी कोई इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है कोई, तो वो इंटीजर पक्का होगा 0 या 0 से बड़ा ही होगा, 0 या 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो r को 0 ले लिए तो पक्का b उससे बड़ा ही कोई इंटीजर होगा। तो जैसे ही जब 0 माइनस आप किसी भी b से करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने b की वैल्यू 1 ले ली,
ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, माइनस होने जाएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू रखिए, 0 ले लिया और b की वैल्यू 1 ले लिया, तो माइनस आ गई, वैल्यू क्या हो गई, लेस देन 0 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो रहा है। ठीक है, ये कंडीशन जो मिल रही है यहाँ से इन दोनों को कंबाइन करके, ये क्या गलत बता रहा है, ये बात गलत बोल रहा है ना भाई। r को हमने लिस्ट इन एलिमेंट लिया था, और जब r में से हम b को घटा रहे हैं, r में से b को घटा रहे हैं, हमेशा क्या मिलना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा मिलना चाहिए। बट मान लीजिए r की वैल्यू आपने चूज कर ली 0, r की वैल्यू 0 ले सकते हैं भाई, लिस्ट एलिमेंट है, हमने ले लिया r की वैल्यू 0। समझाने के लिए बता रहा हूं, ये चीज लिखनी नहीं है, ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि r की वैल्यू 0 ले लीजिए, और b की वैल्यू आपने मन किया चलिए 1 ले लेते हैं, तो 0 - 1 कर रहे हैं तो -1 आ रहा है ना, जो कि लेस देन 0 होना चाहिए, और यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव बोल रहा होगा। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसका मतलब ये which is contradiction, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर रहा है। ऊपर जो कंडीशन, जो ये 3 का मतलब क्या है, फ्रॉम थर्ड टू थर्ड में आपने r को क्या मानना है, लिस्ट पॉजिटिव एलिमेंट। फोर्थ में आपने कंडीशन ये मिली, जब 4 और थर्ड को मिलाया तो 4 और थर्ड को मिलाया तो आपको मिला r - b बिलोंग्स टू b, r - b ग्रेटर देन इक्वल देन 0। इसको सॉल्व करेंगे, r ग्रेटर देन मतलब r की वैल्यू b या b से बड़ी होनी, जैसे ही आप वैल्यू बढ़ा लेंगे r b से, जैसे ही r b की वैल्यू r से बड़ी जैसे ही लेंगे, उस केस में ये लेस देन शो करेगा, ये कंडीशन नहीं शो करेगा। इसका मतलब क्या है कि एक कॉन्ट्रडिक्शन, गलत फैमिली फॉलो कर, गलत नहीं, कोई चीज गलत आ रही है, गलत माहौल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, व्हिच इज कॉन्ट्रडिक्शन, हेंस इसका मतलब क्या होगा, हेंस आवर assumption इज, हेंस आवर इसका मतलब क्या होगा कि गलत क्यों आ रहा है, गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो माना है कि r छोटा नहीं होगा, b से बड़ा होगा, b से, यही गलत है, हमारा मानना ही गलत है। हमने जो माना है कि r जो होगा वो लेस देन नहीं होगा b से, r बड़ा होगा b से, तो जब बड़ा लेंगे तो सब कुछ कर दिए तो पता चल रहा है कि गलत आ रहा है कंडीशन, ऐसा तो कंडीशन ही नहीं होगा। इसका मतलब हेंस आवर assumption इज रॉन्ग, हेंस आवर assumption इज रॉन्ग। इसके नीचे लिखिएगा इसको, हेंस आवर assumption इज रॉन्ग, हमारा मानना ही गलत है। हमने जो माना है कि इफ लेट r नॉट लेस देन, इसका मतलब ये हमारा मानना गलत है। इसका मतलब क्या होगा, सो r लेस देन b। अरे भाई हमने माना कि r लेस देन नहीं था, ये मान के चल रहे थे ना, तभी तो ये प्रॉब्लम आ गई क्रिएट। इसका मतलब क्या था कि हमने जो माना वही गलत मान के चलना है। इसका मतलब r लेस देन b ही होगा, r बड़ा नहीं होगा। जब बड़ा लेके चल रहे थे तो हो गई समस्या। तो आपने दिखा दिया कि r छोटा है b से, और पहले वाले इक्वेशन थर्ड को देखिएगा, हमने पहले ही r ग्रेटर देन इक्वल देन 0 के लिए प्रूफ कर दिया है। इक्वेशन थर्ड को देखिए, कॉपी में आपने लिखा होगा, तो इक्वेशन थर्ड को देखिएगा, आपने पहले ही r ग्रेटर देन 0 के लिए हमने प्रूफ कर दिया था। हमें तो r की वैल्यू अब लेस देन b प्रूफ करनी थी, तो वो भी अब यहाँ से प्रूफ हो गई, r लेस देन b। इसका मतलब है कंडीशन नंबर थर्ड और कंडीशन नंबर फिफ्थ, इसको फिफ्थ मान लीजिए। ठीक है, तो अब फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ से हम क्या कह सकते हैं, थर्ड और फिफ्थ को कंबाइन कर दीजिए एक साथ, तो अब प्रूफ हो गया तीनों में। ठीक है, थर्ड और फिफ्थ को कंबाइन कर दीजिए, फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ वी हैव, क्या होगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर वैरी फ्रॉम 0। देखिए इतना हम थर्ड इक्वेशन में प्रूव किए थे, ये वाली बात हमने यहां प्रूव कर दी फिफ्थ इक्वेशन में, दोनों को कंबाइन कर दिया फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ, वी कैन से दैट हो गया प्रूफ। फिफ्थ को ऐसे लिख लीजिए, उसमें ऐसे मत। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रूफ। देखिए ये जो प्रूफ हुआ, ये तो प्रूफ हो गया, ये जो आपने थ्योरम का स्टेटमेंट आप देखिएगा, उसमें यूनिकनेस भी प्रूफ करना था। उसने बोला था, यहां तो आपने प्रूफ कर दिया बात, पर उसने बोला था कि आप ये जो Q और R ले रहे हैं ना, Q एंड R जो आपका है, ये Q और R की वैल्यू,
ये यूनिक है, लिखा पढ़िएगा स्टेटमेंट में लिखा होगा कि क्यू एंड आर यूनिकली, तो हमें यूनिकनेस भी दिखाना पड़ेगा कि जो क्यू और आर है वो एक ही मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। इस चीज को भी प्रूव करना पड़ेगा। देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, इसलिए इसको आप अच्छे से करिएगा। तो आप जब यहाँ पर थ्योरम प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, अब इसके आगे लिखिएगा। देखिए 2-4 लाइन का और है, अब खत्म होने वाला है। यूनिकनेस ऐसे हेडिंग डाल दीजिएगा, यूनिकनेस का, यूनिकनेस, ठीक है, यूनिकनेस का हेडिंग डाल दीजिए। तो देखिए यूनिकनेस कैसे दिखाते हैं, जैसे हमको दिखाना है कि एक ही होगा, क्यू और आर एक ही, कोई जैसे अगर क्यू और आर की वैल्यू 1 और 2 है, इसके अलावा कोई दूसरा इंटीजर और नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, 2 मान के लेके चलेंगे। हम मान लेंगे 2 होते हैं, उल्टा मान के चलेंगे, फिर पता चलेगा कि बात आपकी गलत हो जाएगी, सही हो जाएगा। तो हम मान लेंगे लेट Q1, Q2, लेट ये if पॉसिबल लिखना पड़ेगा ना, if पॉसिबल let Q1, Q2 and R1, R2 be two वैल्यू ऑफ, हम मान लेंगे कि 2 वैल्यू मिलेगी, Q1, Q2 और R1, R2, वैल्यू ऑफ Q and R respectively, Q and R सच सेट कर लीजिए, Q and R respectively, ठीक है, सच दैट, देखिए अभी हमने क्या किया कि Q1 और Q2 2 वैल्यू ली, और R1, R2 की भी 2 वैल्यू ली। ये R1, R2 है, ये R1 है, R1, R2 की 2 वैल्यू ली। तो हम दिखा क्या देंगे ना कि Q1 और Q2 2 वैल्यू ली, लास्ट हम प्रूव कर देंगे कि Q1, Q2 दोनों बराबर है, R1, R2 दोनों बराबर है। तो बराबर है इसका मतलब क्या है कि एक ही मिला होगा तब, ठीक है। यूनिकनेस जब भी आप किसी भी चीज रियल एनालिसिस कहीं भी पढ़ेंगे, जब भी यूनिक किसी चीज को दिखाना होता है तो हम 2 चीज मान लेते हैं, डबल लेके चलते हैं और बाद में दिखा देते हैं दोनों बराबर है, ठीक है। तो यूनिकनेस का यही रूल होता है दिखाने का, ऐसा नहीं कुछ हर बार अलग दिखा देंगे, ठीक है। जब भी यूनिक आया तो 2 चीज लेके चलेंगे और फिर दिखा देंगे एक साथ, ठीक है। तो अब देखिए जब हमने 2 वैल्यू ली, Q1 और Q2 2 वैल्यू ले लिया यहाँ पे, ठीक है, 2 वैल्यू ले लिया, तो हम अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A = BQ1 प्लस R1, और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, A = BQ2 प्लस R2, ठीक है, जहां पे R1 की वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी, 0 से लेके B तक, R1, R2। देखिए ध्यान से देखिए क्या किया गया है, जो ये प्रूफ हुआ है इसमें हम Q की वैल्यू 2 ले लिए, R की वैल्यू भी 2 ले लिए, अब दोनों के लिए इक्वेशन लिखेंगे ना, तो पहले Q1 के लिए और R1 के लिए लिख दिए, तो Q1 और R1 A = BQ1 प्लस R1, जहां R1, अब देखिए R1 आ गया, Q1 आ गया, जो था सब उतार दिया, Q1 के फॉर्म में, R1 के फॉर्म में आपने ये चीज उतार दी, इसी तरह R2 के लिए लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 6 और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 7, इसको 6 मान लीजिए, इसको 7 मान लीजिए। आगे देखते हैं। देखिए यूनिकनेस, अगर मान लीजिए आप प्रूफ यहीं तक छोड़ देंगे तो यूनिकनेस के लिए आपका कुछ मार्क्स कट जाएगा, इसलिए यूनिकनेस दिखाना जरूरी होता है, ठीक है। मार्क्स तो वहां तक मिलेंगे, लेकिन हो सकते हैं 1-2 मार्क्स कट जाए आपके। अब फ्रॉम 6 and 7, फ्रॉम 6 and 7, देखिए 6 और 7 को क्या लिख सकते हैं, देखिए कंपेयर करिए दोनों को, तो A और A दोनों में है, ये दोनों हट जाएगा, ये इक्वेशन दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो वो क्या जाएगा, BQ1 प्लस R1 = BQ2 प्लस R2, ठीक है, जहां पे R1 वैरी करेगा कहां से कहां, 0 से B, ये R1 है, और इसी तरह R2 भी वैरी करेगा 0 से B, ठीक है। दोनों कंडीशन, दोनों एक साथ ले लिए, दोनों कंडीशन भी एक साथ आ गई।
इन दोनों को सॉल्व करेंगे जब, तो Q1 और Q2 वाला एक तरफ कर दीजिए, R1 R2 वाला एक तरफ कर दीजिए, तो वो क्या जाएगा B Q1 माइनस Q2 इक्वल टू R2 माइनस R1, ठीक है। और यहाँ इन दोनों को इन दोनों को क्या ले सकते हैं, R1 वैरी फ्रॉम 0 टू B, इसी तरह R2 वैरी फ्रॉम 0 टू B, ठीक है। यहां तक तो ये कंडीशन हो गई, ठीक है। देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है इस चीज को आपने लिख लिया यहां तक, इसको कॉमन करके देखिए दोनों कंडीशन आपको दिखानी पड़ेगी, जैसे ही R1 R2 भी आपको दोनों कंडीशन दिखाना पड़ेगा तो ही होगा, ठीक है। या आपको लिख लीजिए B इक्वल टू B इज अ, यहां दिखा दीजिए। इसके बाद आप देखिए आप क्या करेंगे, देखिए डिवाइजर की डिफिनीशन आपको याद होगी, डिवाइजर और फैक्टर की डिफिनीशन मैंने लिखा था, डिवाइजर और फैक्टर की डिफिनीशन देखिए कुछ इसी प्रकार से लिखा होता था, A इक्वल टू BT, याद है आपको, A इक्वल टू BT लिखे थे, तो कहते थे कि B इज अ डिवाइजर ऑफ A, कहते थे ना भाई, अगर ऐसे लिखते थे, जैसे यहां लिखा B R2 माइनस R1 इक्वल टू, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं ना, इसी चीज को इसको इधर लिख दीजिए, इसको जो है R2 माइनस R1 इक्वल टू B इंटू Q2 माइनस Q1। आपको पता है Q1 Q2 इंटीजर है, B भी इंटीजर है, A भी इंटीजर है, A भी इंटीजर, डिफरेंस भी इंटीजर होगा, सब इंटीजर है। तो हमने बताया था कि इस जैसे ये देखिए A इक्वल टू BT, इसका मतलब क्या है कि B इसका डिवाइजर होगा, ये चीज को हम दिखा चुके हैं डिवाइजर और फैक्टर की डेफिनेशन में। उसी प्रकार देखिए ये भी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, here B is a divisor of R2 minus R1 and R2 minus R1 and R2 माइनस R1 की जो वैल्यू है वो लेस देन B है। देखिए R2 माइनस R1 की जो वैल्यू है वो लेस देन B है, ठीक है। R2 माइनस R1 की वैल्यू लेस देन B दिखाया था ना भाई, इन दोनों को कंबाइन करके देखिए, R2 माइनस R1 की वैल्यू लेस देन B कैसे होगी, इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं ना। देखिए इन जैसे देखिए ये किया क्या गया है, यहीं पे आप चेंज कर लीजिए ना, सही ज्यादा सही रहेगा। इस दोनों को एक साथ कंबाइन कर दीजिए, इन दोनों के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, 0 R2 माइनस R1 इज लेस देन B। देखिए क्योंकि R2 माइनस R1 के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम क्या कर दिए, इन दोनों इक्वेशन को एक साथ कंबाइन कर दिए, तो R2 माइनस R1 में चेंज होगा, ये 0 इज लेस देन इक्वल देन B। देखिए इसको एक साथ लिखा गया है, क्योंकि अब यहाँ पे R2 माइनस R1 चल रहा है, तो इस R की जगह R1 R2 की जगह R2 माइनस R1 में कन्वर्ट कर लिया गया है। तो भाई अगर ये इसमें वैरी कर रहा है, ये इसमें वैरी कर रहा है, तो इसका डिफरेंस भी इसी के बीच वैरी करेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा इस कंडीशन से हमने बताया कि B इज अ डिवाइजर ऑफ R2 माइनस R1, और इस कंडीशन को क्या मिला है कि R2 माइनस R1 की वैल्यू इस वाले इतने कंडीशन से देखिए आप, इतने कंडीशन R2 माइनस R1 की वैल्यू लेस देन B है, R2 माइनस R1 की वैल्यू लेस देन B है, ये चीज दिखाया। बट आपको पता है, बट it is only possible if R2 माइनस R1 इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे कि अब देखिए मैंने क्या यहाँ पे लिखा, R2 माइनस, मैंने कहा क्या कि R2 माइनस R1 की वैल्यू जो है वो लेस देन B है, और B इसको डिवाइड कर रहा है। भाई हमको पता है B क्या था, B एक नॉन जीरो इंटीजर था, B क्या था आपका, एक नॉन जीरो इंटीजर था, पॉजिटिव इंटीजर था। आप डेफिनेशन में जाइए, सबसे पहले डेफिनेशन कहना है, आप स्टेटमेंट में जाइए, B इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा मान लीजिए हमने एक इंटीजर पॉजिटिव लिया, ठीक है 2, सपोज x2 आपने इंटीजर पॉजिटिव लिया, आप बोल रहे हैं कि R2 माइनस R1 का डिफरेंस लेस देन B है। भाई R2 माइनस R1 का डिफरेंस लेस, तो 2 से छोटा होगा। मान लिया हमने R2 माइनस R1 की वैल्यू मान ली
वन होगी या तो 1 होगी या तो 0 होगी, यही हो सकती है ना, ऐसे ही होगी। तो अब कह भी रहे हैं कि 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है R2 माइनस R1 को। अब कह रहा है ना कि 2 डिवाइड कर रहा है R2 माइनस R1 को। देखिए 2 देखिए ऐसे लिखा होता है 2 डिवाइड R2 माइनस R1, इसका मतलब ये होता है R2 माइनस R1 अपॉन 2। ठीक है, इसका मतलब देखिए इससे इसको डिवाइड कर रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो R2 डिवाइड R2 माइनस R1, 2 जो है वो R2 माइनस R1 को डिवाइड कर रहा है। तो भाई अगर कोई इंटीजर है वो दूसरे इंटीजर को डिवाइड कब करेगा भाई? या तो इंटीजर 2 हो या तो उससे बड़ा हो। भाई कोई इंटीजर किसी इंटीजर को कब डिवाइड करता है? 2 को, अगर मान लो किसी 2 को किसी नंबर से डिवाइड करना है तो 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो डिवाइड करेंगे। 2 होगा तभी तो 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो लेकिन बट यहाँ पे कह रहा है कि R2 माइनस R1 इज लेस देन 3, इसका मतलब इसकी वैल्यू ही छोटी, इसका मतलब 2 को यहाँ जो इंटीजर यहाँ आना चाहिए वो 2 से छोटा है। 2 से छोटा कब डिवाइड करेगा? 2 से छोटे नंबर को कब डिवाइड कर सकता है? जब इसकी वैल्यू 0 हो जाए। अगर 0 इसकी वैल्यू अगर 0 होगी तो ही पॉसिबल है सिर्फ। अरे भाई 0 डिवाइड बाय 2, ये तो डिवाइड 0 होता है, ये तो पॉसिबल है ना। तो वही चीज कह रहा है ये 0 डिवाइड बाय 2 मतलब ऐसे इसको 2 पढ़ते इसको ऐसे हैं, लिखते इसको ऐसे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो इसको R2 माइनस R1 लेस देन 0 हो गया। अब आपको पता है कि इट इज ओनली पॉसिबल इफ R2 माइनस R1 की वैल्यू जब 0 होगी वैल्यू तभी तो डिवाइड हो पाएगा। बाकी अगर ये 0 क्योंकि लेस देन b है, b हमने चूज कर लिया 2, तो R2 माइनस R1 की वैल्यू या तो 2 या फिर बड़ी थी तो हो ही नहीं सकता, उससे छोटी वैल्यू उसकी होगी। उससे छोटी आप 1 लेंगे तो डिवाइड ही नहीं करेगा। इसका मतलब R2 माइनस R1 की वैल्यू 0 ही पॉसिबल सिर्फ होती है। इसीलिए लिखा है हेंस इट इज ओनली पॉसिबल इफ R2 माइनस R1 की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। और जब R2 माइनस R1 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहां से क्या मिल गया? R2 इक्वल टू R1। पहली कंडीशन प्रूफ हो गई। मैंने बोला था कि हम दिखा देंगे Q1 Q2 और R1 R2 दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर दिखा देंगे तो यूनिकनेस प्रूफ हो जाएगा। एक तो दिखा दिया R2 R1 बराबर है। ठीक है, ये जो इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 7 ये 8 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 8 मान लीजिएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 8 मान लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करिए, इस वैल्यू को इसमें यूज करिए, इसको मान लीजिए 9 कैसे इसको इक्वेशन, इसको यूजिंग दिस इन 8। ठीक है, यहाँ इसको यहाँ लिख देते हैं। अब लास्ट हो गया आपका प्रूफ कंप्लीट है। ठीक है, जब आप R2 इक्वल टू R1 को पुट करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में यूजिंग above in equation number 8 we have क्या हो जाएगा? जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो R2 जब R2 इक्वल टू R1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इधर R2 माइनस R1 लिखा है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पे। तो आपको मिलेगा क्या? सिर्फ B इंटू Q2 माइनस Q1, B इंटू Q2 माइनस Q1 इक्वल टू 0। B इंटू Q2 माइनस Q1 इक्वल टू 0। अब आपको पता है, आपको क्या पता है कि सिंस B क्या है? पॉजिटिव है। B पॉजिटिव था, ध्यान दीजिएगा स्टेटमेंट में B पॉजिटिव था तो B 0 हो ही नहीं सकता था, तो B को हम 0 रख नहीं सकते। इसका मतलब सो क्या हो जाएगा? सो Q2 माइनस Q1 की वैल्यू 0 की इक्वल हो जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट Q2 इक्वल टू Q1। ठीक है, hence uniqueness is completed, uniqueness is proved। देखिए सबसे पहले यूनिकनेस में क्या किया गया है? 2 हमने ले लिया, Q1 Q2 R1 R2 हमने 2 ले लिया। देखिए यूनिक दिखाना था तो हम 2 ले लेंगे, दोनों दिखाने के बराबर है। हमने Q को Q1 Q2 ले लिया, R को R1 R2 ले लिया। फिर हमने कंडीशन बना के दिखा दिया लास्ट में कि R1 R2 बराबर है। फिर इस R1 R2 की वैल्यू बराबर है तो इस इक्वेशन 8 में यूज कर दिए। इक्वेशन 8 में आप यूज करेंगे तो इधर वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो फिर बचेगा क्या? B Q2 Q1 इक्वल टू 0 हो जाएगा।
अब पता है आपको b पॉजिटिव है, तो b पॉजिटिव है तो b को 0 की इक्वल रख नहीं सकते, तो बचा ये q2 q1, यही 0 की इक्वल होगा, यहां से q2 q1 हो गया, यहां से आपका क्या हो गया, थ्योरम प्रूफ हो गया। तो q2 q1 दिखा दिए, r2 r1 दिखा दिए, दोनों को बराबर जब दिखा देते हैं तो वो यूनिकनेस की कंडीशन को कंप्लीट कर देता है, हेंस यूनिकनेस इज प्रूव्ड। तो ये बहुत बड़ा थ्योरम था, इसको बारीकी से देखिएगा, 2-3 बार देखिए तब समझ में आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इतना डिटेल में आपको बुक में नहीं मिलेगा, बुक में लिख दिया हुआ समझ में नहीं आ रहा, बुक से भी पढ़िए, इसको भी देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।